हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर जो है 5th आपका प्रारंभ हो रखा है और हम लोग इसमें देख रहे थे प्राइमरी एक्टिविटी। कौन सी बच्चों? प्राथमिक क्रियाएं। तो हम लोग प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग अगर बात करें तो हम लोग इसमें वाणिज्यिक जो आपकी कृषि थी उसको आपका देख चुके हैं कि हमारी कमर्शियल क्रॉप्स में कौन कौन से कैसे हम लोग चाय, कॉफी, कैवा का, रबड़ का हम लोगों ने आपका प्लांटेशन किया था। इन सब चीजों पर हम लोगों ने बात करी। आज हम डेयरी फार्मिंग और आपका मिक्स एग्रीकल्चर के विषय में हम लोग आपका बात करेंगे और एक एक करके हम लोग जो है बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इस पर अपनी बात भी करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए। अभी जितना हमने चैप्टर आपका पढ़ चुका था, इसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी का कोई डाउट बनता है, किसी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है, कोई आपकी क्वेरी नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है, मैं आपको जितना भी था इसमें मैं आपको जो था वाणिज्यिक कृषि के विषय में जो आपका मिस एग्रीकल्चर था, इसके विषय में मैं आपको पूरी चीजें, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक एक कराकर आपको समझा चुका था। किस तरह से होता है इसको पूरी को हमने इसमें आपका देख भी लिया था। अब हम ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये सारी कृषि की जाती है, उन जगहों को, उन स्थानों को आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ ये मार्क्स लेवल पर हो रही हैं। देखिए, डार्क रूप से इनको आपका जो है हाईलाइट किया गया है और ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी देंगे। क्लियर है? तो हम आज बात करने वाले हैं मेनली मिश्रित कृषि की, जो आपका मिक्स एग्रीकल्चर है, इनके विषय में हम लोग आपका बात करेंगे। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित देशों में की जाती है। कहा जाती है? जो मिक्स एग्रीकल्चर है, जो आपके अत्यधिक आपके डेवलपिंग जो आपकी कंट्री है, उन्हीं कंट्री में क्या करते हैं, इस प्रकार की जो कृषि है वो आपका मिक्स एग्रीकल्चर जो है वो की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप के कुछ भाग, दक्षिण महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वालों का इसमें विस्तार है। चित्र 5.14 इस कृषि में खेतों का आकार मध्य होता है। कह रहे जो कृषि है इसमें जो खेतों का आकार है, जो जोत है, मध्य होता है। इसमें बोई जाने वाली फसल गेहूं, जौ, राई, मक्का, चने, ज्वार फसल, आपके कंदमूल, ये सारी चीजें होती हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं। फसल उत्पादन पशु दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, कुक्कुट पालन, ये सब चीजें इसमें रखी जाती हैं। संयावर्तन में फसली कृषि मृदा उर्वरक को बनाए रखने के लिए क्या है कि इनमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है। विकसित कृषि यंत्र, इमारतें आपके रासायनिक एवं वनस्पति खाद, हरी खाद को गहन आदि के अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता श्रम कृषि की मुख्य विशेषता है। कह रहे कि ये सारी चीजें क्या है, कुशलता, श्रमता, ये क्या है इसकी एग्रीकल्चर की प्राइमरी कंडीशंस है और यही इसकी क्या है मुख्य विशेषता के रूप में भी आपको दिखाई देगा। क्या है ये उसकी मुख्य विशेषता है। तो आपको ये सारी चीजों को इनको आपको देखना है कि क्या इसकी प्राइमरी कंडीशन है, क्या इनकी सारी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप इनको देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपको समझ आएंगी और आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर आया आपका डेयरी फार्मिंग का। अब देखिए, डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पशु पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। कह रहे कि अगर आप डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं, जो आपके दुधारू पशु हैं, जो आपके दूध देते हैं, उनका जो पालन पोषण है वो सर्वाधिक उन्नत और कैसा होना, दक्ष, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए। इसमें पूंजी का भी अत्यधिक आवश्यकता है।
और कह रहे हैं जो आपकी पूंजी है वो भी इसमें अत्यधिक आवश्यक होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास, संचित करने के भंडार, दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक यंत्र के लिए पूंजी होनी चाहिए। कैसी है? अत्यधिक जो पूंजी है वो होनी चाहिए। पशुओं के साथ पशुपालन, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्य करने के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पशुओं की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता, इसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। अब देखिए इसमें कोई आपका गैप नहीं होता कि फसल कटेगी पकेगी, लेकिन इसमें पशुओं के जो चारण व्यवस्था है, उनको दूध निकालने की, ये सब चीज आपको वर्ष भर श्रम के ऊपर डिपेंड करती है। जो आपका लेबर है वो आपको इसमें चाहिए ही चाहिएगा। ये तो बिना आप इसके क्या नहीं है, सफल नहीं हो सकते। बिना आप इसके क्या है, आप जिस तरह से चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो ये सारी चीजें आपके लिए सफलता नहीं पा सकती। ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। कह रहे जितने भी सारे डेयरी फार्मिंग है, जो आपकी इंडस्ट्रियल एरिया के जो चीजें हैं, जो आपके शहर हैं, उनके सब पास पड़ोस में ये सारी चीजें आपकी की जाती हैं, क्योंकि ये ताजे दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार हैं। कह रहे हैं क्योंकि ये दूध है, डेयरी, इनके सबके कैसे हैं उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के संसाधन, शीतलकों का उपयोग, पौष्टिकरण की सुविधा, विभिन्न डेयरी उत्पाद को अधिक समय तक रखा जाता है। अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो शीतलक गिरे, जो आपका प्रिजर्वेशन है, जो उनको प्रिजर्व करने की जो आपकी विधि है, इन सारे विधि के माध्यम से डेयरी उत्पाद को क्या कर सकते हैं, अधिक लंबे समय तक हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए चाहे दूध हो, घी हो, मक्खन हो, आप इनको क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक आप इनको प्रिजर्व जो है, प्रिजर्वेशन में आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप इनको किस तरह से प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या उनकी प्रिजर्व टेक्निक्स है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि 3 के प्रमुख क्षेत्र हैं, 3 है। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, दूसरा है कनाडा और आपका तीसरा है न्यूजीलैंड। ये सारे क्षेत्र इसमें हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की, जो आपके मेडिटेरियन क्लाइमेट की जो आपकी कृषि है। और आप अगर इस कृषि को देखेंगे और इस पे अगर बात करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से इसको दिखाई देगा और आप इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। भूमध्य कृषि एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीप के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व अफ्रीका और टेनेसिया एटलांटिक तक फैला है। दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में खट्टे फलों की आपूर्ति करने का क्षेत्र है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर और उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन होता है। अब कह रहे कि जहाँ आपका मेडिटेरियन जो आपकी क्लाइमेट है, वहां पर क्या होते हैं, अच्छे किस्म के जो अंगूर हैं उनकी खेती की जाती है और उससे क्या बनती है, आपकी जो वाइन है वो आपका बनती है, शराब जो है वो आपका मुख्य रूप से बनती है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। अब कह रहे जो लो क्वालिटी का अंगूर होता है उसकी क्या बनती है, मुनक्का बनता है, और उसी की क्या बनती है, आपकी जो किशमिश होती है वो आपका बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून का भी यहाँ उत्पादन होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप
एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल एवं सब्जियों की मांग होती है तो इसी तरह से आपूर्ति की जाती है। और क्या होती है? इसी तरह की जो आपूर्ति है वो आपकी बच्चों वो की जाती है। अब देखिए, बाजारों के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि क्या है? सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, ये आपको इसमें देखना है कि क्या होती है। ठीक, और इस पर विचार करना है। बाजारों के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलाने वाली फसल जैसे सब्जियां, फल, पुष्प उगाए जाते हैं जिनका मांग नगरीय क्षेत्रों से होता है। इसी कृषि में कृषि का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे आयातों संसाधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहां पर ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, इन्हें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? गहन श्रम और तो जो अधिक पूंजी है उसकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक रहित गृह एवं शीतलन व कृतन के इस प्रकार में इनका जो उपयोग है वो आपका किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी मध्य प्रदेश में विकसित की जाती है। यह उद्योग क्षेत्र में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ की बागवानी फसल विशेषता आपका ट्यूल एक प्रकार का फूल है। ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के शहरों में भेजा जाता है। प्रदेश में कृषक आपके सब्जी पैदा करता है और इसका ट्रक कृषि नाम दिया जाता है। अब देखिए, इन क्षेत्रों में जो कृषि है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। जो आपका प्रोडक्शन है वो बड़े हाई लेवल पर होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या बोलते हैं हम इनको? ट्रक फार्मिंग हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये इनका जो उत्पादन होता है वो ट्रक के भर भर के रूप में होते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ट्रक फार्मिंग का जो नाम है हमने इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसको ट्रक फार्मिंग क्यों बोलते हैं। ठीक, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखानों से भी की कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशु पाला जाता है, विशेषतः गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं, यानी कि मुर्गा जो होते हैं वो होते हैं। इन्हें बाड़े में कारखानों में तैयार बनाए गए भोजन पर रखा जाता है। उनकी बीमारियों को ध्यान में रखा जाता है। इनमें भवन निर्माण यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने, पशुचारण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां कुकुर एवं पशुपालन को महत्वपूर्ण लक्षण देती हैं। क्या करती हैं? इसके आपको जो इम्पोर्टेंट लक्षण हैं वो आपको देती हैं। कृषि करने वाले संगठन पर कृषि के प्रकारों का वर्णन किया जाता है। कृषि संगठन आपके कृषि खेतों में अपनाना, उनकी सरकारी नीतियां जो आपके कृषि में सहयोग हैं वो उससे प्रभावित होती हैं। बात कर रहे हैं सहकारी कृषि की। किसकी बात कर रहे हैं? सहकारी कृषि की। जब कृषकों को एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने की स्वेच्छा से एक सरकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करके उसे सहकारी कृषि कहते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत फार्म अनुक्षण रखते हुए सहकारी कृषि के रूप में कृषि की जाती है। क्या करते हैं? उनको सहकारी कृषि के रूप में आपका कृषि की जाती है। सहकारी संस्थाएं आपके कृषकों को सभी रूप में सहायता करती हैं। यह सहायता कृषि के अपने आने जाने वाली सभी चीजों को खरीदने, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों को प्रशासन जुटाने में होती हैं। सहकारी आंदोलन की एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ एवं पश्चिमी यूरोप में डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली के यहाँ सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क से मिली। प्रत्येक कृषक का सदस्य यह है कि डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा है। यह
व्यवहारिक रूप से कृषि का आंदोलन इसका सदस्य है और कह रहे हैं कि ये जो आपकी कृषि है ये सब इसके रूप में क्या रहे हैं, आपके व्यवहारिक रूप में आपके रहे। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए सामूहिक कृषि की अब हम लोग बात कर रहे हैं। ये सामूहिक कृषि क्या होती है, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि किसी इसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ से प्रारंभ है। कह रहे जो आपको सामूहिक कृषि है, अगर इसका जो सबसे पहले जो चलन जहां से शुरू हुआ, जहां इसका प्रारंभिक जगह है वो कहाँ है, आपका जो पूर्व सोवियत संघ है। ये आपका रूस से हमने इन चीजों को शुरू किया है, सोवियत संघ से हमने इसको लेना आपका प्रारंभ किया है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, जहां कृषि की दशा सुधारने और कृषि में उत्पादन आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए समूह कृषि का प्रारंभ की गई है। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज खरहोज के नाम दिया जाता है। सभी कृषक अपने संसाधन से भूमि, पशुपालन, श्रम को मिलाकर कृषि करते हैं। ये दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा हिस्सा अपने अधिकार में भी रखते हैं। कुछ ऐसा हिस्सा रखते हैं जिससे भी उनकी दैनिक जीवन की जो आय है वो उनकी कंप्लीट हो सके। ठीक, बात कर रहे हैं खनन की। मानव विकास के इतिहास में खनिज की खोज कई अवस्था देखी जा सकती है, जैसे ताम्र युग, कांसा युग एवं लोहा युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ और एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता रहा। और निरंतर क्या रहा, जो उसका महत्व था वो आपका बढ़ता रहा। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके खनन कार्य को जो आपको प्रभावित करती हैं। आप सबसे पहले सामूहिक कृषि को देख लीजिए, मिश्रित कृषि को समझ लीजिए, डेयरी फार्मिंग को देख लीजिए। इसमें कुछ पूछना हो या आपका किसी प्रकार को डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को डाउट? चलिए, नहीं है किसी का? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, खनन में लाभप्रद दो बातों पर निर्भर करता है कि इससे कैसे प्रॉफिट होगा। इन पर दो चीज आप डिपेंडेबल है। पहला है भौतिक कारक, जिन खनिज निक्षेपों का आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था करते हैं। दूसरा है आर्थिक कारक, जिन्हें खनिज मांग, विद्वान, तकनीकी ज्ञान, उनका उपयोग, संचार व्यवस्था, ये सारी जो चीजें हैं वो आपका की जाती हैं। ठीक, इनको देखना के लिए उपलब्ध पूंजी, यातायात एवं श्रम पर होने वाले व्यय आते हैं। ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर आती हैं। ठीक है, अब है खनन की विधियां। कह रहे जो खनन है उनकी विधियां कैसी हैं, इनको देखते हैं। उपस्थिति की अवस्था और आयस की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के हैं। कह रहे हैं जो आस्था और आयस की प्रकृति है, इस पे खनन जो है दो प्रकार के हैं, धरातलीय एवं भूमिगत खनन। एक तो धरातल वाले हैं जो धरातल के ऊपरी भाग पर हमको मिल जाते हैं, क्लियर है। एक है भूमिगत, जो पृथ्वी के अंदर से निकालने पड़ते हैं। धरातल खनन का विस्तार को भी विस्तृत खनन कहते हैं। यह खनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि विधि में सुरक्षात्मक पूर्वाको उपकरणों पर अत्यधिक खर्च अपेक्षाकृत निम्न है। यानी कि जो खर्चा होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक, और शीघ्र उत्पादन और अधिक होता है। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता और जल्दी से सारी चीजें हम लोगों को
प्राप्त हो जाती हैं और मिल भी जाती हैं, इसलिए ये बड़ा कैसा है, बड़ा ही आपका महत्वपूर्ण बना हुआ है। ठीक है, ये देखना। ठीक, तो ये आपको देखना है कि खनन का उत्पादन किस आधार पर है और किन आधार प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देखिए। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अवक कूपी खनन की विधि का प्रयोग किया जाता है। जब खनन को नीचे से निकालना हो तो भूमिगत उसको एक कूप की विधि होती है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो खनन है हम उनको निकालते हैं। भूमिगत गैलियों में खनिज के पोचने फैली होती है और इनमें धरातलों का मार्ग गुजर कर निष्कर्षण परिवहन तक स्थिकाप का किया जाता है। खनन में कार्य करने की श्रमिकों तथा निकाले जाने वाली खनिजों की सुरक्षा प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार के वेधक बरामक यानी के माल ढोने वाली गाड़ियां संयुक्त वैश्विक की उन प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है क्योंकि जहरीली गैसों, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटना होने का भय बना रहता है। क्या आप कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? बताइए, कभी ऐसा पढ़ा है कि भारत के जो कोयले खदान में आग लग गई या इस तरह की आपदा आ गई, आपने पढ़ा है? तो बच्चों, ये कहानी जरूर आपको पढ़ने को मिलेगी कि आपके खदान में आग लग गई थी, बाढ़ आ गई, वहां का पानी का स्रोत निकला, इतने लोग आपके खदान में इतने दिन तक आपका दबे रहे, मरे रहे। तो ये सारी चीज आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगी। चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है और इतने विशेष पर आपको बात करनी है। ठीक, चलिए और बताइए बच्चों, तो कुछ ऐसा डाउट जो समझ नहीं आया है? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन खनन का प्रसंस्करण एवं शोधन करने के पीछे हट जाते हैं क्योंकि इनमें श्रमिक लागत अधिक होने लगती है। जब विकासशील देश अपना विशाल श्रमिक कार्यों पर बल आने पर देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं, तो अफ्रीका में कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों एवं एशिया के अन्य संसाधनों का 25% तक खनन से प्राप्त होता है। कह रहे बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाहे अमेरिका के हों चाहे फिर अफ्रीका के हों, उनमें बहुत सारी जो आपके चीजें हैं वो आपके खनन से ही उनको क्या होते हैं, एशिया में इन सब चीजों में आपके उनको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर पूरा हमारा हो गया। इसमें चैप्टर में अगर किसी बच्चे का कोई भी आपका डाउट बनता है या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं अपना जो डाउट है, आप मुझसे पूछिए। किसी का कोई कमेंट, कोई चीज समझ नहीं आई है चैप्टर के दौरान तो आप मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो क्या किसी का कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर और हम बात करेंगे इन आपके प्रश्न उत्तरों की। चलिए, जल्दी से अगर किसी भी बच्चे का कोई आपका प्रश्न बनता है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। नहीं है बच्चों को डाउट? नहीं है, आगे बढ़ रहा है। अब बात करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तरों की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है? बताइए, किस फसल की प्लांटेशन नहीं की जाती? बताइए, कौन सी फसल आपकी रोपण फसल नहीं है? बताइए बच्चों, जवाब दीजिए। तो देखिए, बड़ा सरल और बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। इसका आंसर होगा गेहूं।
क्या गेहूं का हम लोग प्लांटेशन करते हैं? क्या उसके पौधों की रुपाई करते हैं? तो नहीं। हाँ, कॉफी की करते हैं, रबड़ की करते हैं, गन्ने की करते हैं। तो ये सब कैसी हैं? यहाँ पर आपकी रोपण कृषि हैं। और जबकि ये क्या है? ये आपकी रोपण कृषि जो है वो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? क्या किया गया? जो सफल परीक्षण है वो आपका किया गया, ये आपको देखना है। कौन सा है आपका? तो ध्यान रखिए, ये है आपका डेनमार्क। कौन सा देश है आपका? डेनमार्क। चलिए बताइए, अगले प्रश्न को आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या किसी बच्चे को डाउट है? तीसरा प्रश्न देख लीजिए। फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, मिश्रित कृषि, पुष्प उत्पादन या कारखाना कृषि? क्या कहलाती है? जल्दी बताइए बच्चों। अब इसमें से जो एक ऑप्शन में से हाईलाइट हट जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुष्प उत्पादन। ठीक है, ध्यान रहेगा आप सभी को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बाप का बढ़ चढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? बताइए कौन सी कृषि थी ऐसी? आपको जवाब देना है। कोल खोज, अंगूर उत्पादन, मिक्स एग्रीकल्चर या फिर रोपण एग्रीकल्चर, प्लांटेशन जिसमें लगाई जाती है? जल्दी बताइए। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बताया हूं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया हूं, और इन सब चीजों पर एक एक करके हम लोगों ने जो है हमने इन पर बात भी की थी। जैसे कि बच्चों, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे बैठ के आंसर खाली सुन रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं, टिक कर रहे हैं, इससे कोई समाधान नहीं। जब तक आप चीजों को जुड़कर पार्टिसिपेट कर अच्छे से इसमें नहीं जुड़ोगे, तब तक ये सारी चीजें आपकी रिजॉल्व नहीं होंगी। आप इन समस्याओं का समाधान जो है आप नहीं पा सकते, तब तक ये सारी चीजें आपके लिए अलग लगेंगी। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे, आप इनको देखते रहिए और अपना जो डाउट है आप मुझसे पूछते रहिए। किसी का कोई भी डाउट बनता है, किसी का कोई आपका किसी प्रकार कोई तब क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ठीक है, चलिए, अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछिए। नहीं तो बच्चों हम जो है आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका रोपण कृषि। फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा? रोपण कृषि। आप इसको कॉपी कर लीजिए। बच्चों कर लिया कॉपी? चलिए ध्यान दीजिए। तो आज हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समाप्त कर लिया, पूरा इसको देख लिया। आज हमने इसके कुछ ऑप्शंस क्वेश्चंस किए, बाकी जो शेष बचे हैं कल इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो सभी बच्चे चैप्टर को पढ़ के आइए। कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।